हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वीडियो नंबर 9 चैप्टर 2 की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। सो आज हमें बाकी के प्रिंसिपल्स डिस्कस करने, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर टू टेक डिसीजन in few hands of top level management। मतलब क्या है इसका कि जितना भी पावर होती है, जितनी भी पावर होगी डिसीजंस को लेने की, पावर टू टेक डिसीजंस, आई एम सॉरी फॉर दैट, पावर टू टेक डिसीजन इन फ्यू हैंड, कि कुछ ही हाथों में पावर होगी मैनेजमेंट, कुछ हाथों में ही पावर होगी डिसीजंस को लेने की। मतलब क्या है इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब उन तीनों में से सबके पास पावर नहीं है। किसके पास पावर है? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही पावर है किसको लेने की? डिसीजंस को लेने की। इसलिए कहा है यहाँ पे फ्यू हैंड्स में है, सबके पास नहीं है। किस किस के पास है टॉप लेवल के अंदर? CEO, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, एक्सेट्रा, इन सब के पास है CEO, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। तो ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के लिंक दे दूँगी। ठीक है, चलिए अब हमें ये तो समझ में आ गया सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या क्या लग गया? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या बनता है, चलो देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कि अब भाई ऑब्वियस सी बात है, एक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो अब इसके बीच में एंड लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो अपोजिट कैसे होगा, चलो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर to take decisions at every level of मैनेजमेंट। मतलब क्या है इसका? देखो, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ते हैं फिर। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या है? ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू टेक डिसीजंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि हमने सेंट्रलाइजेशन में क्या पढ़ा है कि फ्यू हैंड्स में है। क्या है? फ्यू हैंड्स में। क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। ठीक है, कुछ ही हाथों में, ऐसा नहीं है सब में बांटी हुई है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? सब में बांटना। कि पावर टू टेक डिसीजन, जो डिसीजन लेने की पावर होगी वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसके अंदर? एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। तो ये बटी हुई है तीनों लेवल में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल स्टेट्स दैट कि जो कंपनी है ना, दैट द कंपनी इज़ नॉट completely centralized एंड डिसेंट्रलाइज एज वेल। कि हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि जो कंपनी है, जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कम्प्लीटली ना सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ना डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो
हैंडी फ्यूल क्या कहते हैं कि कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या शो करते हैं कि अगर कंपनी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? डिले इन डिसीजंस। क्यों? डिसीजंस लेने में क्यों डिले आएगी? सारी पावर क्योंकि फ्यू हैंड्स में, सब हैंड्स में नहीं बटी, तो वो ही सोचेंगे, वही कुछ करेंगे, अपने आप ही वही करेंगे। CEO, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, ये सब क्या करेंगे? अपने आप ही डिसीजंस लेंगे, किसी को साथ में नहीं लेंगे, सिर्फ अपने आप ही लेते रहेंगे डिसीजन और वही थोपते रहेंगे सबकी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? डिसीजंस लेने में डिले भी होगा, थोड़ा देर भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि उनको पहले समझना पड़ेगा। अब सारे काम तो वो लोग करते नहीं हैं, सारे काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और फिर कौन करता है? सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो उनको पहले सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, फिर वो लोग डिसीजंस लेंगे। रिपोर्ट्स आनी बंद हो जाएंगी, इसलिए क्या होगा? डिले होगा डिसीजंस में। ठीक है, ओके, ये तो हो गया फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। सेकेंड वन इज इफ द कंपनी इज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। अगर कंपनी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, जो जितनी भी पावर्स हैं वो कहाँ चली जाएंगी? बढ़ जाएंगी, सब में बढ़ जाएंगी। ठीक है, देन रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो क्या होगा? मिसयूज होगा किसका? अथॉरिटी का। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। जो पावर होगी डिसीजंस को लेने की, उसके अंदर क्या आ जाएगा? मिसयूज हो जाएगा। उसका मिसयूज भी ना हो, इसलिए क्या होता है? एंडफुल क्या कहते हैं? कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। मतलब क्या है? लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं इसको, स्केल ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। ऐसा हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अथॉरिटी में मतलब आपको पता ही है, पावर टू टेक डिसीजंस। अब हम इसको ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है ना, मतलब बातचीत जो होती है, वो किस फ्लो में होती है? हायर टू लोअर। ये क्या शो कर रहा है? हायर से लोअर तक ही फ्लो होगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। According to Henry Fayol, insists that this chain must be followed strictly in the organization. कि हेनरी फ्यूल के कहते हैं ये जो चैन होगी वो क्या होगी? स्ट्रिक्टली फॉलोड की जाएगी बाय द एम्प्लॉयज और द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसे? एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ जिससे कि आपको इन फ्यूचर भी ये याद रहेगा। मेक अ ट्राइंगल। सपोज A is the head of the company. There is B, C, D, the vice versa, E, F, G. Okay. Suppose A makes a decision for the organization. How it can be followed? कैसे फॉलोड किया जाएगा? ये जैसे जैसे लिखा, जैसे जैसे आता है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, D आता है, फिर E आता है, F, G, ऐसे ऐसे ही फॉलो होगा। ठीक है, अगर E को कहना है कि रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, A के पास इंफॉर्मेशन पहुँचानी है, तो कैसे जाएगा? E से F पे, F से G पे। कैसे जाएगा ये? E से जाएगी बात D पे, D से C पे, C से B पे, B से A पे, देन वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर भेजनी है तो तब भी फ्यूल ऐसे नहीं है। फ्यूल ने एक और चीज़ बनाई है कि if there is an emergency or an important information, अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि आपको सीधा E has an important information for D, so in that case
there is gangplank. What is that? Gangplank. Now what is the gangplank? Gangplank means direct combination between the employees. Employees के बीच में directly combination होना, in that case अगर कोई emergency या फिर important information हो, ठीक है, in that case में, तो यही हेनरी फ्यूल कहते हैं। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ऑर्डर। Now what's that? Principle of order means ordering? No. Order does not mean command. It refers to orderly arrangement of man and material. इसी को हम लिख के बताते हैं कि order doesn't mean command. It refers to orderly arrangement of man and material. ठीक है कि ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि कमांड आपको मिल रही है या फिर आपको कुछ ऑर्डर दे दिया गया, मतलब कमांड दे दी गई है कि आपको ये फॉलो ही करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है ऑर्डर का मतलब। इसका मतलब है कि ऑर्डरली मतलब स्टेप बाय स्टेप, या जिसका जो जगह है वो अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल की मैन से यहाँ पे मतलब क्या है? वर्कर से, एम्प्लॉयज से। मटेरियल से मतलब क्या है? मटेरियल से, रिसोर्सेज से, ठीक है। इसके अंदर हेनरी फ्यूल स्टेट्स दैट कि अ फिक्स प्लेस ऑफ मैन एंड मटेरियल, देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस ऑफ मैन एंड मटेरियल। मैन इंसानों की भी और मटेरियल रिसोर्सेज की भी क्या होनी चाहिए? फिक्स प्लेस होनी चाहिए। कोई भी इरेगुलर या फिर बिना मतलब कोई भी कहीं पे नहीं होना चाहिए। जिसकी जहाँ ज़रूरत है, जिसकी जो जगह है वो वहीं पे। नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब भाई इक्विटी हम बचपन से एक तरीके से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। जिसको पता है कमेंट कर दो, ठीक है, कर दिया कमेंट, बताऊँगा, ठीक है। जिसे नहीं पता वो भी कर दो कि हमें नहीं पता। शर्माना क्यों? जब पढ़ रहे हैं तो शर्माना क्यों, है ना भाई। चलो स्टार्ट करें। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है? फेयर, कोई भेदभाव नहीं, कोई कि कोई काला है तो उसको उधर कर दो, गोरे को इधर कर लो, या फिर कोई अच्छी पोस्ट पे तो उसको वेलकम कर लो, जो बेकार पोस्ट पे जो वर्कर है उसको साइड कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ चलेंगे। कोई डार्क कलर का है तो वो भी साथ चलेगा, कोई फेयर कलर का है वो भी साथ चलेगा, जो अच्छी पोस्ट पे वो भी साथ चलेगा, जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो भी साथ चलेगा। इज दैट क्लियर? इक्विटी मीन्स फेयर। अब भाई हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से? चलो पढ़ते हैं। हेनरी फ्यूल स्टेट्स दैट कि फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए जो अच्छी पोस्ट पे है उसको हम अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, जो सही में काम कर रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? बेकार ट्रीटमेंट देने हैं। फेयर इसमें इक्विटी से रेफर ये नहीं होता कि आपको फेयर सैलरी या सिमिलर सैलरी देनी है। सिमिलर सैलरी से मतलब नहीं है इक्विटी के अंदर कि जो अच्छी पोस्ट पे जो सीईओ है उसकी अगर 10K सैलरी है तो एक एम्प्लॉय की भी 10K सैलरी करो, इसलिए होगा फेयर। नो, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो सीईओ है, ठीक है, और जो एक एम्प्लॉय है जो कि सच में काम करते हैं, अगर उसको रिस्पेक्ट मिल रही है तो द एम्प्लॉय also deserve a respect as well.
ठीक है। इसको अगर आप 100% रिस्पेक्ट दे रहे हो तो इसे भी 100 तो 99.9% भी नहीं होनी चाहिए, पूरी 100% ही आपको उसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज ही ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? तो इक्विटी मतलब क्या होता है? फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। कोई भी अनफेयरली ट्रीट नहीं होना चाहिए जैसे उसको लगे कि बेकार। और जहाँ तक की बात आती है सैलरी, सैलरी की बात भी है पर सिमिलर सैलरी की नहीं। सैलरी का मतलब क्या है कि अगर सीईओ, अब हमने इसी का एग्जांपल लिया तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। सीईओ है, वो काम नहीं कर रहा लेकिन उसकी सैलरी कितनी है? 10K। लेकिन एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसकी सैलरी कितनी है? उसकी सैलरी बहुत कम है। जैसे कि 10,000 अगर सीईओ की सैलरी है, ठीक है, या 15 ले लेते हैं। अगर 15,000 सीईओ की सैलरी है तो 5,000 वर्कर की सैलरी क्यों है? जबकि वो तो काम कर रहा है, काम करके कमा रहा है, और ये बिना काम करे 15,000 घर लेके जा रहा है। Is that fair treatment? No. So, fair treatment क्या होगा? जो जितना काम करेगा उसकी सैलरी भी उतनी होगी। जो जितना एफर्ट्स करेगा, जिसका एफर्ट्स ज़्यादा उसकी सैलरी ज़्यादा, जिसका एफर्ट्स कम उसकी सैलरी कम। बस एज सिंपल एज दैट। जिससे कि हर कोई मेहनत करेगा, हर कोई एफर्ट्स डालेगा, अपने काम के लिए पैशनेट होगा। करने से पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे कि सबसे पहले तो उनका बूस्टअप होएगा मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। नंबर फर्स्ट इज बूस्टअप मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। बूस्टअप मोरल, ये क्या है? ये हैवी वर्ड्स। आई विल टेल यू। बूस्टअप मीन्स बढ़ाना, बढ़ जाना। मोरल मतलब हिम्मत। एम्प्लॉयज़ की क्या बढ़ेगी? हिम्मत बढ़ेगी, उनकी जो एनर्जी है वो डेवलप होगी। बूस्टअप मीन्स डेवलपमेंट, हम कह सकते हैं। मोरल मीन हिम्मत, मीन्स ये हिम्मत बढ़ना। उनकी जो एनर्जी ड्रिंक होती है ना, वो क्या है? उनका मोरल है, हिम्मत है, उनकी एनर्जी है। तो वो क्या होगी? डेवलप होगी, बूस्टअप होगी। वाओ, कि हाँ हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, हम अगर ज़्यादा एफर्ट्स करें तो हमको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो अपने लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड यही है कि एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाई। एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमको भी फेयर ट्रीटमेंट मिलता है इस कंपनी में, हमको कोई नीचा या ऊपर, किसी को ऊपर नहीं समझता, हमको सब बैलेंस करके। Stability of tenure of personnel means, what's that mean? I will tell you. Stability of tenure. Tenure means time. Tenure means time of personnel. Means, according to Fuel, Henry Fuel, it states that the management should provide the feeling of job security. मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे? सिक्योरिटी मिल जाएगी, इनसिक्योरिटी नहीं होगी। ओके, विद द इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ के अगर मन में इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है, सो दे कैन नॉट परफॉर्म मैक्सिमम, या दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। अगर उनके माइंड में यही होगा हम कभी भी निकल सकते हैं यार, कुछ गलत ना हो जाए कुछ, तो इसी सोच में, इसी डर में, इसी इनसिक्योरिटी के अंदर क्या होगा? उनसे गलती हो जाएगी और वो निकल जाएंगे। अगर हम उनको एक प्रॉपर क्या देते हैं? सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी देते हैं, तो क्या होगा? जॉब सिक्योरिटी से मतलब क्या है? आई विल टेल यू। जॉब सिक्योरिटी, भाई अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं?
एक अग्रीमेंट करते हैं, राइट। ओके, सो ऐसे ही जॉब सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, एक अग्रीमेंट कर लो, किसके बीच में, आपके और एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा, एक जॉब सिक्योरिटी, जिसे नाम देते हैं जॉब सिक्योरिटी। अग्रीमेंट का ही एक नाम है जॉब सिक्योरिटी, जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक अग्रीमेंट बना लो आप, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होगी कि एक एम्प्लॉय कब तक इस कंपनी से जुड़ा रहेगा। अगर वो अच्छा काम करता है तो ये अग्रीमेंट आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल का ही एग्रीमेंट बनाया है, 1 ईयर का, तो 1 ईयर के बाद वो चला जाएगा, या हम उसको कह देंगे जाओ भाई आपका 1 साल हो गया, अब आप जा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 1 साल कंप्लीट हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसकी परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम उस अग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, नंबर 13, सेकेंड लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव से मतलब क्या है, व्हाट्स दैट मीन, आई विल टेल यू, डोंट बी वरी। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि फ्योल कहते हैं कि आप जिस कंपनी में अपने वर्कर्स को काम करवाते हो, उसको क्या करो, उसके सजेशंस भी लो। ऐसा मत करो कि आप बॉस बन जाओ और उस एम्प्लॉयज़ को, ऐसा तो रखो कि आप बॉस हो, बट उसके एम्प्लॉयज़ के सजेशंस भी लो। क्या पता आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 10% ज़्यादा हो जाए, कोई नहीं, अगर 10% नहीं भी होगा, जितना होगा आपको अगर अच्छा लगे। अब भाई फ्योल ये नहीं कहते कि जो आपने उसका डिसीजन सुना है वो अप्लाई भी कर, नहीं। फ्योल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एंड द हेड ऑफ द कंपनी हु टेक डिसीजंस, वो लोग अलग अलग पोस्ट पे हैं, बट उनका क्या है, फेयरली ट्रीटमेंट है, इक्विटी है। सो जितना ये इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए, उससे ज़्यादा ही ये इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉय। CEO अपने सजेशंस दे, ठीक है। अब भाई इसने अपना सजेशन इसको दिया, ठीक है, एम्प्लॉय ने अपना सजेशन CEO को दिया। अगर उससे अच्छा लग रहा है तो ही वो अप्लाई करेगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको बोल देगा नहीं। ऐसा नहीं, ये क्या सजेशन दिया है, ऐसे थोड़ा सजेशन देते हैं, कुछ अच्छा लाओ इसलिए मैं सजेशन, ऐसा कुछ नहीं करना है। CEO आपको एक अच्छे बॉस की तरह उसको बोलना है एम्प्लॉय को कि नहीं, आपके जो डिसीजंस या आपने जो सजेशन मेरे को दिया है वो अच्छा है, लेकिन कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। एक ना बोलने का भी स्टाइल होता है जो कि बॉस को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका, हाँ भाई फ्योल ने कह दिया है इसलिए मैं आपका सजेशन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे मानना तो है नहीं। नो, ईगो क्लैश होगी फिर, हाँ भाई। सो फ्योल के कहते हैं कि आप उसके सजेशन को सुनो, अगर अच्छा लगे तो अप्लाई करो, नहीं अच्छा लगे तो उसको बोल दो कि नहीं अच्छा नहीं है, कुछ और लाओ, ठीक है। ओके, अब भाई एग्जाम्पल ये भी बनता है कि जेठालाल है, वो अपने वर्कर्स का भी सजेशन देता है, अब उसे अच्छा नहीं लगता तो मना कर देता है। कई बार अच्छा लगता है तो अप्लाई कर देता है बिजनेस में, और फिर प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो बेयर कर लेता है। चलिए, एस्पेक्ट द कॉप्स, हेनरी फ्योल स्टेट्स दैट, ये तो आपको लाइन याद ही होगी है ना, सुन के। ओके, हेनरी फ्योल स्टेट्स दैट, हेनरी फ्योल कहते हैं कि द मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ए म्यूचुअल टास्क। ओके, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, आई को रिप्लेस करके वी ले आओ भाई। इससे कुछ समझ आ रहा है आपको? मैं, मेरी कंपनी, मैं बॉस हूँ, ये सब मत करो। हम, हमारी कंपनी, हम सब साथ चलेंगे, ये सब लाओ इन रिप्लेस ऑफ आई। मैं बॉस हूँ, मैं ये हूँ, तो वर्कर्स कहेंगे खुद ही कर लेना, हम तो नहीं करते भाई, खुद ही कर लो। लेकिन अगर हम करेंगे वी,
हमारी कंपनी है, हमें सोच समझ के करना है, हमें इतना तो कर लिया, हमें आगे इतना करना है। वर्कर्स कहेंगे कि ये अपनी कंपनी नहीं, हमें भी साथ में अपनी कंपनी का एक पार्ट समझते हैं। यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज। ठीक है, ये थे भाई हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 के, जो कि बनाए हैं किसने? हेनरी फ्योल ने।